लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग की वजह से हमें ये वर्ड जो अमलगामेशन है वो हमने डिराइव किया है। तो आज हम डिस्कस करेंगे द ओवरव्यू दैट इज AS14 दैट इज अकाउंटिंग फॉर अमलगामेशन ऑफ कंपनीज। तो सबसे पहले मैं आपसे AS14 की बात कर देता हूं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14। आपको याद होगा द काउंसिल ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट ऑफ इंडिया ने ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 जो था इशू किया था, जो अकाउंटिंग फॉर अमलगामेशन था, जिसमें प्रोसीजर फॉर अकाउंटिंग फॉर अमलगामेशन दे रखा है। और ये जो स्टैंडर्ड है ये मैंडेटरी था और 1 अप्रैल 1995 से लेकर के ये स्टार्ट किया गया था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि जैसे हमने कहा कि कन्वर्जेंस की तरफ को हम मूव कर रहे हैं, इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने कंसल्ट किया गया NACAS को, यानी कि नेशनल एडवाइजरी कमेटी ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को, और उसने अमेंडमेंट कर दी AS14 के प्रोविजंस में। और ये जितने भी मैटर्स थे एज पर द कंपनीज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अमेंडमेंट रूल्स 2016, क्योंकि हमारा कंपनीज एक्ट 2013 के बाद जो हमारे अमेंडमेंट रूल 2016 जो कि इफेक्टिव हुए थे 30 मार्च 2016 से, तो वहां पे ये जितने भी प्रोविजंस हैं AS14 के, उनमें अमेंडमेंट्स की गई थी। तो हम इसलिए अब इसको हम AS14 जितनी अमेंडमेंट्स हमने 2013 में की हैं, उसमें अमलगामेशन का जो नाम है वो क्या चेंज हुआ है, उसकी अकाउंटिंग का प्रोसीजर क्या चेंज हुआ है, ये सारी बातें जो है हम यहाँ पे अब डिस्कस करेंगे। इसलिए मैंने आपसे AS14 की बात करी। तो अब इतना क्लियर हो गया आपको कि AS14 जो है वो इफेक्टिव हो गया 30 मार्च 2016 से कंपनीज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अमेंडमेंट रूल 2016 के अकॉर्डिंगली। और साथ में जो प्रोविजंस हैं वो कंपनीज एक्ट 2013 के हैं, जिसमें उन्होंने पूरा अकाउंटिंग का प्रोसीजर फॉलो किया हुआ है। और उसका क्या प्रोसीजर फॉलो करना है अकाउंटिंग फॉर अमलगामेशन के लिए, तब मैं आपसे कह रहा था कि ये जो पुराना अमलगामेशन है और जो नया अमलगामेशन है उसमें डिफरेंस है। तो AS14, तो यहां पे जो AS14 के अकॉर्डिंगली अगर मैं कहूं तो जो हमने कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग में भी हमने कुछ बातें डिस्कस करी थी। तो मैंने कहा व्हेन 2 or more companies are combined into one by merger or by one taking over the other। तो अभी तक ना तो आपको मर्जर की बात होगी ना टेकिंग ओवर की बात होगी। मैं सिर्फ ये बातें आपको क्लियर होंगी कुछ टाइम के बाद, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि क्योंकि आज हम पहले ओवरव्यू की ही बात करेंगे। देखिए, अगर मैं आपसे बात करूं तो जो अभी मैं कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग में भी आपसे बात कर रहा था, ये एक तरह से हमारे पास जो एक्टिविटीज हैं वो एक्टिविटीज कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग में भी जो हमने डिस्कस करी आपसे, उसमें अमलगामेशन, एब्जॉर्प्शन, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन एंड इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। तो सबसे पहले हमें इन एक्टिविटीज के बारे में जो अमलगामेशन से रिलेटेड है चाहे वो 4 वर्ड्स हैं, लेकिन कवर किसके अंडर हो रहे हैं, अमलगामेशन किया, उसके ऊपर AS14 ही अप्लाई हो रहा है। तो अब हम अगर अमलगामेशन वर्ड है तो फिर हम अब्जॉर्प्शन, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन और अमलगामेशन में इसकी क्या एप्लीकेशन है, जब तक हमें इसके बारे में पता नहीं होगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इसलिए सबसे पहले हम इन चारों एक्टिविटीज को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं हम अमलगामेशन में। ठीक है जी। देखिए, अमलगामेशन में क्या होता है कि 2 कंपनीज हमारे पास हैं। जैसे मान लीजिए, जरूरी नहीं है कि 2 ही कंपनीज होंगी, 2 से ज्यादा कंपनीज भी हो सकती हैं हमारे पास। तो जैसे यहां पे मान लीजिए कि A लिमिटेड है और साथ में B लिमिटेड है। और A लिमिटेड, जैसे जो मैंने क्रॉस लगाया है, क्रॉस का मतलब है लिक्विडेशन, खत्म हो जाना, कफिन जिसको बोल सकते हैं। ठीक हो जी बात। तो ये A लिमिटेड और B, तो क्रॉस को समझ लेना कि लिक्विडेट, खत्म हो गई है कंपनी, लिक्विडेट हो गई है।
है ना, वाइंड अप हो गई। तो इस तरह से क्या है कि जहां क्रॉस होगा वहां पे क्रॉस का मतलब लिक्विडेट होगा। ये देखना, यहां पे ए लिमिटेड भी खत्म हो जाएगी, बी लिमिटेड भी खत्म हो जाएगी, एक नई कंपनी बन जाएगी ए बी लिमिटेड। तो इसका क्या मतलब है, ये सारी बातें हम यहां पे डिस्कस करेंगे। तो अमलगामेशन में सबसे पहले तो मैं आपसे फीचर्स की बात कर रहा हूं कि ऑल कंपनीज आर लिक्विडेटेड। जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनीज हैं वो सारी की सारी सबसे पहले क्या हो जाएंगी, लिक्विडेट हो जाएंगी। ठीक है, ओके, ये एक पहली फीचर आ गई। वन न्यू कंपनी इज फॉर्म टू टेक केयर ऑफ देयर बिजनेस। जो लिक्विडेट हो जाएंगी उसकी जगह पे एक नई कंपनी बन जाएगी। देखिए, ए कंपनी लिक्विडेट हो गई, बी कंपनी लिक्विडेट हो गई, नई कंपनी बन गई ए बी लिमिटेड। ठीक है जी, ये दूसरी फीचर भी हमें पता समझ आ गई। द नेचर ऑफ बोथ कंपनीज इज सिमिलर। इसका मतलब मान लीजिए ये सीमेंट कंपनी है तो ये भी सीमेंट कंपनी है, दोनों की कंपनीज की नेचर क्या है, सेम है। तो अमलगामेशन का मतलब है कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनीज हैं वो दोनों क्या हो जाएंगी, लिक्विडेट हो जाएंगी, और लिक्विडेट हो जाने के बाद वो एक नई कंपनी फ्रेम करेंगी जो इन दोनों कंपनीज के बिजनेस को रन करेगी। तभी मैंने क्या लिखा है यहां पे, एक लेमैन के लैंग्वेज में न्यू कंपनी, और ये क्या लिखा है मैंने, ओल्ड कंपनी। ये कौन सी कंपनी हो गई, ओल्ड कंपनी। ये जस्ट मैंने आपको एक हिंट दिया है। अगर मैं टेक्निकल टर्म्स में बात करूंगा तो टेक्निकल टर्म्स में वहां मैं ओल्ड और न्यू की बात नहीं कर सकता, लेकिन अभी तक आप बिल्कुल नए हैं, इसलिए मैं आपको लेमैन की लैंग्वेज में ही बात कर रहा हूं। अच्छा, अगर मैं अमलगामेशन कर देता हूं, यानी कि जितनी भी कंपनीज हैं जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनी हैं वो लिक्विडेट होकर के एक नई कंपनीज अगर फ्रेम कर देती हैं, और फिर वो जो नई कंपनी है वो दोनों जो बिजनेस कंपनीज हैं वो उनको जो लिक्विडेट करके उन कंपनीज का बिजनेस को रन करती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अमलगामेशन बोलते हैं। इससे क्या होगा, देखिए जो ए लिमिटेड और बी लिमिटेड आपस में जो फाइट कर रही थी ना, एक दूसरे से फाइट कर रही थी, अगर फाइट कर रही थी तो अब इससे क्या हो गया, जब एक नई कंपनी बन जाएगी तो इट वुड एलिमिनेट द कंपटीशन। क्यों, रीजंस। उसके बाद क्या होगा, ग्रो फाइनेंशियली, दोनों कंपनीज का फाइनेंस इकट्ठा होकर के एक नई कंपनी बनेगी। डाइवर्सिफिकेशन होगी, मान लीजिए ये नॉर्थ में बिजनेस कर रही है, ये साउथ में बिजनेस कर रही है, तो क्या हो गया, डाइवर्सिफिकेशन। लार्ज स्केल ऑपरेशंस होंगे, अब पहले ये प्रोड्यूस करता था, ये प्रोड्यूस, अब जब इकट्ठे हो करेंगे तो प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, द इकोनॉमी ऑफ लार्ज स्केल होगा कि नहीं होगा। तो इस तरह से क्या है कि यहां पे ए एंड बी विल लूज देयर एग्जिस्टेंस। ठीक है जी, क्रॉस का मतलब एग्जिस्टेंस है, टू बिकम द पार्ट ऑफ द न्यू कंपनी। एक न्यू कंपनी का पार्ट बनने के लिए ये दोनों जो है अपनी एग्जिस्टेंस को खो देंगी, तो उसको हम क्या बोलेंगे, अमलगामेशन बोलेंगे। आई होप कि अब आपको ये डिटेल क्लियर होगी कि इसकी फीचर्स क्या होती हैं, कंडीशंस क्या होती हैं, और इसका रीजन क्या होता है, अमलगामेट कंपनीज क्यों करती हैं। और ये डायग्राम आपको बता रही है, क्रॉस का मतलब लिक्विडेट, ये लिक्विडेट हो जाएंगे और एक नई कंपनी बन जाएगी। ओके, उसके बाद चलिए जी, अब हम आगे बढ़ते हैं एब्जॉर्प्शन की तरफ को। ओके, अब देखिए एब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि ये देखिए ए लिमिटेड है और ये फिर यहां बी लिमिटेड है, लेकिन उसके बाद ए लिमिटेड, क्या मतलब हो गया, देखिए बी लिमिटेड के ऊपर क्रॉस है, क्रॉस का मतलब क्या होता है, लिक्विडेट। इसका मतलब ये कंपनी लिक्विडेट हो जाएगी और ए लिमिटेड जो है वो लिक्विडेट नहीं होकर के कंटिन्यू रहे करेगी। इसका मतलब क्या है, वन और मोर कंपनीज आर लिक्विडेटेड। अब मान लीजिए कि अगर ये 3 कंपनीज होती तो हो सकता है 2 लिक्विडेट हो जाती, लेकिन या 2 लिक्विडेट हो जाती। ठीक है जी, तो वन और मोर कंपनीज आर लिक्विडेटेड, यहां 2 कंपनी है तो एक लिक्विडेट होगी। नो न्यू कंपनी इज फ्रेम्ड, बिल्कुल सही बात है। अब बताइए, कोई नई कंपनी नहीं, पुरानी कंपनी ही आगे चल रही है। तो उसके बाद नो न्यू कंपनी इज फ्रेम्ड। ठीक है, द नेचर ऑफ द बिजनेस ऑफ बोथ कंपनीज इज सिमिलर। ठीक है जी, ये भी सीमेंट कंपनी है, ये भी सीमेंट कंपनी है, तो ये भी सीमेंट कंपनी है जो सिमिलर होगी। एंड जनरली द लार्जर कंपनी परचेज द बिजनेस ऑफ स्मॉलर कंपनी। मान लीजिए कि ये बी लिमिटेड है, ये लार्जर कंपनी होगी, तो ये स्मॉलर कंपनी है, ये लार्जर कंपनी है, वैसे भी दिख रहा है आपको। तो ये बड़ी फिश जो है वो छोटी फिश को खा जाएगी, ये समझ लीजिएगा। बड़ी मछली छोटी मछली को खा लेगी, इस तरह से। तो इसलिए हम अब ये क्या होगा, एक कंपनी जो है वो कंटिन्यू करेगी और एक कंपनी जो है वो लिक्विडेट कर देगी, यानी कि एक बड़ा बिजनेस छोटे बिजनेस को एब्जॉर्व कर लेगा, उसको खा लेगा। तो बड़ी मछली छोटी मछली को खा लेगी। इसके पीछे के रीजंस क्या होते हैं, दिस इज टू बिल्ड ऑन स्ट्रेंथ। ओके, टू ग्रो बिजनेस इन ए क्विकर मैनर, ज्यादा टाइम ना होकर के,
क्योंकि एक का हो सकता है कि गुडविल हो। टू रिड्यूस नंबर ऑफ कॉम्पिटिशंस, तो यहां पे कॉम्पिटिटर भी एक तरह से खत्म हो गया। तो इसका मतलब है कि यहां पे ए लिमिटेड एग्जिस्टिंग कंपनी टेक ओवर द बिजनेस ऑफ बी लिमिटेड दैट गॉट लिक्विडेटेड। तो यहां ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड के बिजनेस को खा लिया और नई कंपनी नहीं बनेगी, लेकिन पुरानी कंपनी ही कंटिन्यू करके बी कंपनी को खा लेगी। अब जैसे मैं अब आपको बताऊं कि एक आपने सुना होगा, एक सत्यम था, एक टेक महिंद्रा था। सत्यम कंप्यूटर में स्कैम हुआ, स्कैम होकर के ये कंपनी सत्यम जो थी वो छोटी थी। टेक महिंद्रा जो है आईटी कंपनी थी, आईटी कंपनी ने सत्यम कंप्यूटर को खा लिया। अब हमारे पास जो है वो सत्यम कंप्यूटर खत्म हो गया। आजकल हमारे पास कौन सी कंपनी है? टेक महिंद्रा कंपनी है। तो ये जो सत्यम और टेक महिंद्रा वाला जो केस है वो एक केस एब्जॉर्प्शन का केस है। क्लियर है जी? आप गूगल कर सकते हैं टेक महिंद्रा एंड सत्यम, यू कैन फाइंड कि ये सारी फीचर्स क्योंकि मैं बता रहा हूं आपको कि सत्यम जो है वो खत्म हो गई है। सत्यम थी, ये टेक महिंद्रा थी। आगे जाकर के दोनों क्या हो गया, अब क्या हुआ, टेक महिंद्रा ने सत्यम के बिजनेस को एब्जॉर्व कर लिया है। तो ये दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द एब्जॉर्प्शन। मुझे लगता है इस डायग्राम से आपको ये भी क्लियर हो गया। यहां फिर क्रॉस है, तो एक क्रॉस है तो इसका मतलब कंपनी जो है यहां पे लिक्विडेट हो रही है। तो क्रॉस का कुछ मीनिंग है इससे आगे, तब मैं आपसे ये बात कर रहा हूं। अच्छा, उसके बाद आ जाइएगा एक एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। ये क्या चीज होती है एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, ये भी बात करते हैं। ये देखिए, अब ये ए लिमिटेड है, लेकिन ए लिमिटेड के ऊपर ही क्रॉस लग गया। क्रॉस लगने का मतलब ये लिक्विडेट हो गई और बी लिमिटेड जो है एक नई कंपनी बन गई, न्यू कंपनी आ गई। इसका मतलब वन एग्जिस्टिंग कंपनीज आर लिक्विडेटेड। ठीक है जी, जो भी वन होगी या ज्यादा कंपनीज जो भी होंगी वो लिक्विडेट हो जाएंगी। एंड वन न्यू कंपनी इज फ्रेम्ड। लो जी, ए लिमिटेड खत्म हो जाएगी, बी लिमिटेड। इसका मतलब क्या हुआ, नया नाम होगा, नया स्ट्रक्चर होगा, लेकिन शेयर होल्डर क्या होंगे, सेम होंगे। सिर्फ नाम और स्ट्रक्चर बदल जाएगा। इसके पीछे का रीजन क्या होता है, ये क्यों हम एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन करते हैं? देखिए, इसके पीछे का रीजन है कि एग्जिस्टिंग कंपनी इज ए सिक कंपनी, और सिक कंपनी का मतलब है विच इज इनकरिंग कंटिन्यूअस लॉसेज, ह्यूज लॉसेज फॉर द लास्ट 3 years, एंड दैट कंपनी इज जनरली टू बी कॉल्ड एज अ सिक कंपनी। एक साल में अगर लॉसेज हो जाए तो उसको हम सिक कंपनी नहीं कहते, हम वेट कर देते हैं और कम से कम 3 साल, पिछले 3 सालों से जो कंटिन्यूअस लॉसेज पे चल रही है उसको हम जनरली एक सिक कंपनी बोलते हैं। अब मान लीजिए कि ये सिक कंपनी है और सिक कंपनी को कई बार क्या होता है कि उसका नाम से वो बदनाम हो जाता है, तब भी हम क्या करते हैं, रिस्ट्रक्चर कर देते हैं। तो देखिए यहां पे टू मेक सिक यूनिट्स प्रॉफिटेबल। अब उस कंपनी जिस नाम से वो कंपनी बदनाम हुई थी इसलिए उसको नाम बदलना पड़ा। टू मेक कंपनी मोर स्ट्रॉन्गर विद न्यू स्ट्रक्चर, और नए स्ट्रक्चर के साथ उसको आना पड़ेगा। आपको याद होगा कि एक बैंक हुआ करता था पहले, यूनियन ट्रस्ट ऑफ इंडिया, यूटीआई बैंक, और उसमें एक यूटीआई 64 करके एक स्कीम भी थी। उसमें एक बहुत बड़ा स्कैम हो गया था, और स्कैम होने के बाद क्या हुआ कि वो जो यूटीआई बैंक था वो नहीं चल पाया। अब उसका नाम जो बदनाम, मतलब यूटीआई का नाम सुन करके लोग घबरा जाते थे कि अच्छा, क्योंकि उनकी जो वैल्यू थी, इवन जो यूनिट्स इसने बेचे थे उनकी वैल्यूज भी बहुत कम हो गई थी। ओके, फिर क्या हुआ कि अब यूटीआई ने क्या किया कि अब मैं इस नाम से अगर मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करूंगा तो मुझसे दोबारा से मेरे पे लोग जो है विश्वास नहीं करेंगे। तो आपको याद है कि एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन के यूटीआई बैंक का नाम जो है आजकल, क्योंकि आप नए जनरेशन, तो आजकल कौन सा बैंक है जी, एक्सिस बैंक, सुना है? तो लेकिन आपको इसकी पुराने हिस्ट्री पता नहीं है। जिनको पता है वो हो सकता है कि एक्सिस बैंक से अभी भी डरते हो। तो क्या हुआ, यूटीआई का नया नेम क्या आ गया, एक्सिस बैंक। ले जी, नया नेम आ गया, नया स्ट्रक्चर आ गया, शेयर होल्डर क्या है, सेम है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन बोलते हैं। तो देखिए अब यहां पे अगर मैं देखूं तो मैं दोबारा से आपको रिमाइंड करा रहा हूं, यहां भी 2 क्रॉस लगे हैं, दोनों कंपनी लिक्विडेट होंगी। यहां पे एक कंपनी लिक्विडेट होगी, एक सर्वाइव करेगी और वही कंटिन्यू करेगी। यहां पे एक कंपनी है वो लिक्विडेट करेगी और एक नई कंपनी जो है वो फ्रेम होगी। अब हमने ये तीनों तो डिस्कस कर लिए है, लेकिन ये 4th वन हमारे पास क्या है, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। ये इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन क्या होता है, तो जी हम इसकी भी बात कर लेते हैं आपके साथ। देखिए हमारे पास जो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन है वो क्या होता है, यहां पे ये देखिए ए लिमिटेड है, ना तो कोई क्रॉस है, कुछ नहीं है। क्या मतलब हुआ, नो कंपनीज आर लिक्विडेटेड।
क्लियर है जी। जब इसका मतलब क्रॉस नहीं है तो कंपनी लिक्विडेट नहीं होगी, नो न्यू कंपनी इज फ्रेम्ड, और ना ही कोई नई कंपनी फॉर्म होगी। इसका मतलब क्या हुआ है? दिस इज द प्रोसेस इन विच द फाइनेंशियल स्ट्रक्चर ऑफ ए कंपनी इज रीऑर्गेनाइज्ड विदाउट डिसॉल्विंग द एग्जिस्टिंग कंपनी एंड विदाउट फॉर्मिंग ए न्यू कंपनी। ना तो हम पुरानी कंपनी को डिसॉल्व करेंगे, ना ही हम नई कंपनी को फ्रेम करेंगे। इसका मतलब इस कंपनी में मोटापा आ चुका है, इसमें फैट्स आ चुके हैं। जब कंपनी में फैट्स आते हैं, फैट्स का मतलब ये हुआ कि अब हमारे पास फाइनेंस इतने ज्यादा हो गए हैं लेकिन रिटर्न हमारे पास उतनी ज्यादा नहीं है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? फैट्स बोलते हैं, जिसको हम ओवर कैपिटलाइजेशन बोलते हैं। तो ओवर कैपिटलाइजेशन के ऊपर क्या होता है? ब्याज ही पड़ता है ना, हमारी कॉस्ट ही बढ़ती है, एक्सपेंसेस ही बढ़ते हैं, तभी तो प्रॉफिटेबिलिटी होती है। तो तभी तो अगर आपके शरीर में भी फैट्स आते हैं तो आप रनिंग शुरू करते हैं ना, एक्सरसाइज शुरू करते हैं, तब जाकर के आप फैट्स को मेल्ट करते हैं। तो उसी तरह से जब कंपनी में भी फैट्स आ जाते हैं तो उसमें क्या होगा? नाम ना ही बदला जाएगा, ना तो पुरानी कंपनी को लिक्विडेट किया जाएगा। तो उस केस में हम फैट्स को खत्म करने के लिए क्या कर सकते हैं? उसका कंपनी को रीऑर्गेनाइज करके उसको कंपनी का जो स्ट्रक्चर है उसको बदलने की शुरू करते हैं। वो कैसे करते हैं? या तो हम जो शेयर होल्डर्स हैं उनकी कैपिटल को हम वापस करना शुरू करते हैं, बाई बैक ऑफ शेयर्स करना शुरू कर देते हैं कि मेरी कैपिटल कम हो जाए, या हम शेयर कैपिटल को हम रिड्यूस कर देते हैं, किसी भी फॉर्म में कर सकते हैं, रिडम्पशन कर सकते हैं, या तो स्कीम ऑफ कॉम्प्रोमाइज शेयर होल्डर को बोल देते हैं कि देखो भाई अब हम 2 रुपए जो है आपका, या जैसे मान लीजिए 10 रुपए थे, 10 रुपए में से आपने 8 रुपए पेड अप है, 2 रुपए अभी आपने नहीं दिए, तो कोई बात नहीं, आप मत दीजिएगा, उनके साथ आप कंप्रोमाइज कर लीजिए। या तो फिर आप बोलते हैं कि देखो जी कंपनी लिक्विडेट हो जाएगी, आप बोलिए कि आप 10 की जगह 8 ले लेंगे कि नहीं, तो वो भी सोचता है कि यार लिक्विडेट हो जाऊंगा तो पता नहीं कितना पैसा मिलेगा, बहुत कम मिलेगा। अगर मेरे को 10 के 8 मिल रहे हैं तो हो सकता है कोई कंपनी कल को ग्रोथ कर जाए, इसलिए वो भी एक कंप्रोमाइज स्कीम में आ जाते हैं। ठीक है जी। उसी तरह से हम वेरिएशन ऑफ शेयर होल्डर्स राइट कर देते हैं, क्योंकि शेयर होल्डर भी मान जाते हैं ना। उसी तरह से अगर किसी कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर कम्प्लेक्स है तो उसको हम सिंपल करना चाहते हैं, तो इन रीजंस की वजह से ही हम क्या करते हैं? इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करते हैं। तो अब आपने यहां देखा होगा, एक चीज आपने नोटिस की होगी कि यहां पे कोई क्रॉस नहीं है, लेकिन जो हमने तीनों डिस्कस किए थे वहां पे हमें यहां भी अमलगामेशन में भी क्रॉस मिला था, अब्जॉर्प्शन में भी क्रॉस मिला था, और साथ में आपको जो एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन करी थी हमें वहां पे भी हमें क्रॉस मिला था। तो क्रॉस का मतलब लिक्विडेशन, इसका मतलब यहां पे लिक्विडेशन हो रही थी। लेकिन जब आप यहां डिस्कस कर रहे हैं तो यहां पे कोई भी यहां पे हमारे पास कोई भी कंपनी जो है वो लिक्विडेट नहीं कर रही है। बस इसी रीजन की वजह से, इसी अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू की वजह से आपने जनरली देखा कि एक्टिविटीज में जनरली बोलते हैं कि दीज आर 3 एक्टिविटीज। और मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि अमलगामेशन, सिर्फ अमलगामेशन एक अकेला वर्ड नहीं है, अमलगामेशन के साथ अब्जॉर्प्शन और एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन भी है। तो उसका लॉजिक आज आपको समझ आ रहा होगा कि इसके पीछे का लॉजिक क्या है। अब हमने इन तीनों को इकट्ठा क्यों कर दिया? इसलिए तीनों में इकट्ठा इसलिए कर दिया क्योंकि इन तीनों में एक चीज कॉमन है और वो है लिक्विडेशन। और इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में आपने देखा होगा कि एक चीज जो है वो इनको अलग करती है, दैट इज देयर इज नो लिक्विडेशन। और यहां पे जो है आपके पास अमलगामेशन में नई कंपनी बन रही है, यहां पुरानी कंटिन्यू कर रही है, यहां पे एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में भी आपके पास नई कंपनी नए नाम से आ रही है। ठीक है। तो इस तरह से क्या है कि इन तीनों में कुछ एक फीचर्स जो है वो क्या है? सिमिलर है। और इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन बिल्कुल इनसे एंटायरली डिफरेंट है। बात क्लियर है? तो इसलिए अब अगर मैं यहां पे बात करूं अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, the accounting treatment of amalgamation, absorption and external reconstruction is same. So as it involves liquidation of 1, 2 or more companies, कई जगह एक है, कई जगह 2 है, या उससे भी ज्यादा हो सकती हैं। लेकिन इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में ऐसा कुछ भी नहीं है। इसलिए हम क्या करते हैं कि जो चैप्टर है हमारे पास, चैप्टर का नाम एक अमलगामेशन है, तो अमलगामेशन में आपके पास क्या क्या इंक्लूड हो जाएगा? एब्जॉर्प्शन और एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन भी इंक्लूड हो जाएगा, क्योंकि इनकी अकाउंटिंग सेम होगी। और जो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन है उसकी अकाउंटिंग आपकी डिफरेंट होगी, इसलिए इसको अलग से चैप्टर में दिखाया गया है। तो अब हम जो अकाउंटिंग करेंगे वो सिर्फ किसकी करेंगे? अमलगामेशन, एब्जॉर्प्शन एंड एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन की। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की हम नहीं करेंगे। तो इसलिए अब हमने क्या किया कि सेम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन केस ऑफ अमलगामेशन, एब्जॉर्प्शन एंड एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन।
और देयर इज अ डिफरेंट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर द इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। इसलिए ये तीनों जो है किसके पार्ट हो गए, अमलगमेशन के पार्ट हो गए, AS14 के पार्ट हो गए, और जो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन है वो अलग से चैप्टर है, जो कि अलग से चैप्टर हम इसकी डिस्कशन हम अलग से करेंगे। और इनको ही मिलाकर के आपका एक यूनिट बना हुआ है। अब आपको क्लियर हो गया कि यूनिट में अमलगमेशन, अब्जॉर्प्शन, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, और उसी यूनिट का दूसरा पार्ट क्या है, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, जिसको हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे। तो अब अगर हम यहां पे कहें कि एक्सटर्नल ER का मतलब है एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, तो एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन क्रिएट्स ए न्यू कंपनी वाया लिक्विडेशन। ठीक है जी। तो अमलगमेशन में भी क्या होगा, लिक्विडेशन, रिकंस्ट्रक्शन में भी क्या होगा, लिक्विडेशन। बट इन इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन विच डज नॉट क्रिएट ए न्यू कंपनी वाया लिक्विडेशन। अब नई कंपनी पुरानी कंपनी होगी, लेकिन उसमें इंटरनल एडजस्टमेंट की जाएगी, इसलिए इसमें जो है लिक्विडेशन इन्वॉल्व नहीं है। तो बताओ फिर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन तीनों की सिमिलर है, ये डिफरेंट है। इसलिए ये तीनों को हम जब हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे तो वो आपको जो क्वेश्चन होगा, जो मैंने आपसे बात करी, तो जो मैंने आपसे पहले बात करी थी कि जो लॉयर है वो ये देखेगा कि ये अमलगमेशन होगी, ये अब्जॉर्प्शन होगी, कि एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन होगी कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग में। और अब आपको जो एग्जाम में क्वेश्चन हो सकता है वो कहां से हो सकता है, वो अमलगमेशन का भी हो सकता है, आपको वहां आइडेंटिफाई करना है। वहां आपको एब्जॉर्प्शन का क्वेश्चन हो सकता है, वो भी आइडेंटिफाई करना है, या एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन का है वो भी आपको आइडेंटिफाई करना है। अब आपको मीनिंग क्लियर है। लेकिन अकाउंटिंग प्रोसीजर तीनों में क्या होगा, सेम होगा, इसलिए हम उसको एक ही उससे लेते हैं, एंड विच इज नोन एज अकाउंटिंग फॉर अमलगमेशन। क्यों, अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि अमलगमेशन का मतलब सिर्फ अमलगमेशन नहीं होता। अमलगमेशन का मतलब जो है वो अमलगमेशन भी होता है, अब्जॉर्प्शन भी होता है, और एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन भी होता है। इसलिए इनको हम 3 एक्टिविटीज में करते हैं, और ये सिंगल एक्टिविटी जो है वो अलग से है। क्लियर होगी। तो 3 एक्टिविटीज आर इन्वॉल्व्ड इन द amalgamation, and 1 activity which is outside only from the accounting point of view is to be treated here as a internal reconstruction. तो आपको याद होगा मैंने यहां पे ओल्ड और न्यू कंपनी की बातें करी आपको, जो कि जनरली नहीं होंगी। तो चलिए अब इसी के बाद अब हम इसकी बात करते हैं कि अब क्या होगा कि एक ये पुरानी कंपनी है जिसको हमने ओल्ड कंपनी, और एक क्या थी जी, न्यू कंपनी। इतनी सी बात क्लियर होगी। जो ओल्ड कंपनी होगी, नेचुरली अब क्या होगा, बिजनेस आपने देखा कि ट्रांसफर होगा, तो उसमें एक पार्टी, अब मैं टेक्निकल हैंड्स में बात करूंगा, अकाउंटिंग लैंग्वेज में बात करूंगा, जो आपको अब अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अब आपको अपने माइंड में रखनी है। तो उसमें हमारे पास 2 पार्टीज होंगी, एक होगी ट्रांसफरर और एक होगी ट्रांसफरी। अब आपको कल को जर्नल एंट्रीज भी पास करनी आएगी, तो बोला जाएगा प्लीज पास द जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफरर, प्लीज पास द जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफरी। तो वो लॉजिक भी अब ओल्ड कंपनी और न्यू कंपनी, तो अब आपने ओल्ड कंपनी को क्या बोलना है, ट्रांसफरर कंपनी, और जो नई कंपनी बनेगी उसको क्या बोलेंगे आप, ट्रांसफरी कंपनी। अब आप देखिए, अमलगमेशन हो, अब्जॉर्प्शन हो, और एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन हो, वहां पुरानी कंपनी और नई कंपनी का कंसेप्ट आ रहा था। अच्छा, अब आपको यह भी पता है कि क्या होगा, ये जो पुरानी कंपनी है ये किस में चली जाएगी, नई कंपनी में चली जाएगी। जब नई कंपनी में जाएगी तो नई कंपनी पुरानी कंपनी को क्या देगी, आपने कौन सा पढ़ा था, कॉन्ट्रैक्ट लॉ पढ़ा था, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। तो यहां पे क्या हो गया, डिस्चार्ज ऑफ कंसिडरेशन होगा, क्योंकि ये अब अपना बिजनेस देगा तो ये बिजनेस के बदले में कुछ देगा, उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्चार्ज ऑफ कंसिडरेशन बोलते हैं ना। और जो डिस्चार्ज ऑफ कंसिडरेशन जो हमने कॉन्ट्रैक्ट से लेकर के आए, कहां से लाए, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 से ये जो टर्म आई, बस उसी को तो हम यहां क्या बोलते हैं, परचेज कंसिडरेशन। ठीक है जी। तो अब इसका जो लॉजिक है वो आपको समझ आ गया। इसका मतलब है कि इन दोनों के बीच में ट्रांसफरी, यानी कि नई कंपनी पुरानी कंपनी को क्या देगी, परचेज कंसिडरेशन देगी। परचेज कंसिडरेशन मींस डिस्चार्ज ऑफ कंसिडरेशन। अब क्या देगी, ये बात की बात है कि परचेज कंसिडरेशन एक अलग टॉपिक है जिसके ऊपर हमारी डिस्कशन होगी। लेकिन सबसे पहले तो आज हम पहले इन टर्म्स के साथ अक्वाइंट हो जाते हैं। तो पहले क्या हुआ जी, ओल्ड कंपनी को हम क्या बोलेंगे, ट्रांसफरर कंपनी, न्यू कंपनी को क्या बोलेंगे जी, ट्रांसफरी कंपनी। अब देखिए स्टूडेंट जो है कंफ्यूज रहता है ट्रांसफर और ट्रांसफरी, तो मैं आपको एक ट्रिक देता हूं। देखिए इसमें वर्ड क्या आ रहा है, ओ आ रहा है ना, तो ओ का समझ लीजिए, ट्रांसफरर, ओ मीन्स ओल्ड कंपनी, और यहां आपके पास ई आएगा,
ट्रांसफरी कंपनी, ई का मतलब न्यू, ई ये देखो NEW, यहां ओ आ गया, यहां ई आ गया। लो जी, अब तो नहीं भूलोगे आप। तो जहां ट्रांसफरी आएगा वहां न्यू आ गया, जहां ओ आ गया उसका उल्टा आ गया। ओ का मतलब ट्रांसफर का मतलब ओल्ड हो गया, ओल्ड कंपनी एंड न्यू कंपनी। अब बात क्लियर होगी। अच्छा, अगर ये भी बात क्लियर होगी तो मैं आपको एक और, कई बार इसका नाम क्या बोला जाता है, इसका बोला जाता है वेंडर कंपनी। तो यहां भी ओ आ रहा है, तो ओ का मतलब है ओल्ड कंपनी, और इधर जो है ई आ रही है तो इसको हम वेंडी कंपनी बोलती हैं, या परचेजिंग कंपनी भी बोल देते हैं हम इसको। ठीक है, तो अब आपको पास ट्रांसफर, ट्रांसफरी वर्ड आए, वेंडर, वेंडी आए तो भी क्लियर है। अब जो एक और वर्ड, अमलगामेटिंग एंड अमलगामेटेड। तो अमलगामेटिंग कंपनी का मतलब जो कि अमलगामेट हो रही है, और अमलगामेटेड कंपनी जिसमें जो नई कंपनी क्रिएट होगी, जिसमें वो एब्सॉर्ब होगी। इसलिए ये अमलगामेटेड एंड अमलगामेटिंग कंपनी। तो ओ से आपके पास ये क्लियर हो गया, आपके पास है ओल्ड कंपनी, अमलगामेटिंग कंपनी, वेंडर कंपनी। तो ओ से ओ क्लियर है जी यहां पे। और ये तो ING और ED की बात की हमने। तो ये आपने, अब ये ट्रिक आपने ध्यान में रखना है। अच्छा, अब देखो थोड़ा सा मैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की तरफ की जो मैं आपसे बात कर रहा था। जब ये अपना बिजनेस, पुराना बिजनेस नए बिजनेस में क्या करेगा जी, क्रॉस लगाया था जी मैंने वहां पे। क्रॉस का मतलब क्या बोल रहा था मैंने, लिक्विडेटेड बोला था, यानी कि या तो ये दोनों बिजनेस, ये बिजनेस इसमें चला जाएगा, नया बिजनेस। देखिए अब अमलगमेशन होगा तो दो कंपनीज होगी, दो कंपनी पुरानी कंपनी होगी, पुरानी कंपनी होगी तो दोनों कंपनीज को हम क्या बोलेंगे, अमलगमेटिंग कंपनी बोलेंगे या ट्रांसफर कंपनी बोलेंगे। यहां पे हमारे पास एक कंपनी बनेगी नई कंपनी, उसको क्या बोलेंगे हम, ट्रांसफरी कंपनी बोलेंगे, अमलगमेटेड कंपनी, वेंडी कंपनी बोलेंगे। ठीक है जी। अब्जॉर्प्शन में हमारे पास क्या होगा, एक कंपनी होगी वो लिक्विडेट होगी तो उसको हम ट्रांसफर बोलेंगे, और जो एक नई कंपनी बन रही है वहां पे उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसफरी कंपनी बोलेंगे। उसी तरह से एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन है, जो लिक्विडेट हो गई वो ट्रांसफर, और जो नई कंपनी बनेगी उसको हम ट्रांसफरी कंपनी बोलेंगे। लिक्विडेशन तो हो ही रहा है, देखा ना आपने तीनों। और जो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन था जहां पे क्रॉस नहीं था वो हमने बाहर कर दिया, उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमने अलग कर दी। ठीक है जी। अच्छा, अब ये जो पुरानी कंपनी है ये खत्म होगी, कफिन हो जाएगा इसमें, तो क्या होगा, इसके में कौन सा प्रोसेस लगेगा जब अकाउंटिंग करेंगे, लिक्विडेशन। बस ये ध्यान रखना, लिक्विडेशन प्रोसीडिंग्स आर एप्लीकेबल। आपने अगर अकाउंटिंग, लिक्विडेशन ऑफ बिजनेस की अकाउंटिंग पढ़ी होगी तो वो सेम प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा। तो कई बार स्टूडेंट कंफ्यूज रहता है कि अच्छा जी ये पुरानी कंपनी के लिए अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कुछ अलग ही हो रही है, ट्रांसफर के लिए अलग हो रही है। तो पहले भाई लॉजिक समझना, उसका कंसेप्ट समझना जो है वो बहुत लाजमी है, तभी आगे वाली जो है आपको समझ आ जाएगी। तो क्लियर होगी जी यहाँ पे, क्योंकि लिक्विडेशन प्रोसेस है और लिक्विडेशन प्रोसीडिंग्स जो है एप्लीकेबल होंगी। क्या होंगी वो हम आपसे बात करेंगे। अगर किसी ने लिक्विडेशन ऑफ बिजनेस पढ़ा है तो उसके लिए और आसान हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है न्यू कंपनी। न्यू कंपनी अमलगमेटेड, उसमें क्या होगा, उसमें AS14। अभी मैंने आपको AS14 की बातें बताई, जो काउंसिल ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट ऑफ इंडिया ने जो इशू किए हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14, और जिनको मॉडिफाई किया गया है नेशनल एडवाइजरी कमेटी ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS14, और उसके अकॉर्डिंगली ही हमने जो है ये अमेंडमेंट रूल तो जो 2016 से, जो 30 मार्च 2016 से इफेक्टिव है, मैं उसकी बात जो कर रहा था ये आ गया। और जो अब आपको ये हेडिंग समझ आना शुरू हो गया होगा, AS14 का हेडिंग ये कहां से आया, ये है। तो ये तो पुरानी बातें हैं, ये तो लिक्विडेशन प्रोसेस है, और ये जो नया बिजनेस हो रहा है इसमें AS14 जो है वो एप्लीकेबल होगा। इसलिए मैंने नाम भी क्या लिखा है, AS14, जिसमें कि हमारा अकाउंटिंग प्रोसेस जो है वो बताया गया है। यहां तक बात क्लियर होगी जी, लॉजिक क्लियर हो गया होगा आपको। ओके, तो देखिए अगर, क्योंकि कंपनी जो है वाउंड अप हो जाएगी, वो तो वी विल पुट इट इन द कॉफिन। ठीक है जी, जहां पे हमने क्रॉस लगाया था। तो जब हम लिक्विडेशन की बात करते हैं तो आपको याद होगा हमने कौन सा अकाउंट पढ़ा था जी, लिक्विडेशन में रियलाइजेशन अकाउंट पढ़ा है ना हमने इसमें, बोलो रियलाइजेशन अकाउंट। बस क्योंकि क्लोजर है, क्लोजर होता है, तो ये कंफ्यूजन आपका खत्म होना चाहिए। और ये आपका AS14 जो नई चीज है, एप्लीकेशन है, अकाउंटिंग क्या होगी इसकी, ये बातें होगी। अच्छा, अब हमने यहां पे मैं आपसे एक और बात आपसे शेयर कर लेता हूं।
ये जो था ये क्या था जी, ट्रांसफरी कंपनी किसको देगी, ट्रांसफर को क्या देगी जी, कंसीडरेशन देगी, क्योंकि ये अपना बिजनेस देगा तो इसके बदले में कुछ लेगा। ठीक है, नो कंसीडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, यहां कंसीडरेशन एक वन साइडेड कंसीडरेशन, तो इसके बदले में क्या देगा वो, परचेज कंसीडरेशन। तो ये जो परचेज कंसीडरेशन है ये क्या चीज होती है, तो पीसी इज टू बी नोन हियर एज परचेज कंसीडरेशन। तो परचेज कंसीडरेशन के ऊपर कई बार थ्योरी आ जाती है, और वैसे भी जब हम अकाउंटिंग करेंगे तो अकाउंटिंग में इसकी वैल्यू तो आपको पता होनी चाहिए कि इसने अगर बिजनेस दिया तो ये इसके बदले में क्या देगा। तो इसकी कैलकुलेशन के लिए हमारे पास दो मेथड होते हैं, एक नेट पेमेंट मेथड होता है, एक नेट एसेट्स मेथड होता है। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है कि थ्योरेटिकली अब आपको अगर ये पूछा जाए कि व्हाट डू यू मीन बाय परचेज कंसीडरेशन एंड हाउ द कैलकुलेशन ऑफ द परचेज कंसीडरेशन इज टू बी मेड, what are the provisions for the AS 14 which are to be taken into consideration while calculating the purchase consideration। तो इसके लिए हम अब चाहे वो नेट पेमेंट मेथड है, चाहे आपके पास नेट एसेट्स मेथड है, ये बातें अब हम डिस्कस करेंगे कि कैसे इसकी कैलकुलेशन होती है, क्यों इसको नेट पेमेंट मेथड बोलते हैं, क्यों इसको हम नेट एसेट्स मेथड बोलते हैं। तो ये बातें अब हम नेक्स्ट लेक्चर में ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये तो अभी तक आपके पास एक ओवरव्यू था, तो जो कि अब आपको यहां से क्लियर हो गया कि ट्रांसफर के द्वारा ट्रांसफरी को एक बिजनेस ट्रांसफर किया जाएगा और ये इसके बदले में इसको क्या देगा, परचेज कंसिडरेशन। लेकिन परचेज कंसिडरेशन क्या देगा, कैश में तो नहीं देगा, काइंड में देगा, शेयर्स में देगा, कैसे देगा, ये सारी बातें हमारी किसमें इन्वॉल्व हैं, परचेज कंसिडरेशन में। तो क्योंकि परचेज कंसिडरेशन इज आल्सो द बैकबोन ऑफ द क्वेश्चन, ये कैलकुलेट हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है। और अब आपको ये भी पता चल गया कि ट्रांसफर जो है वो एक ओल्ड कंपनी होती है, ओल्ड कंपनी होती है तो वो लिक्विडेट होती है, लिक्विडेट होती है तो उसमें लिक्विडेशन का प्रोसेस होता है, जिसमें सारा जो है वो किसमें चला जाता है, रियलाइजेशन अकाउंट में चला जाता है। ठीक है, तो वहां ये वाली अकाउंटिंग होगी। और जो ट्रांसफर कंपनी, जो एक न्यू कंपनी बनी, जो एक वेंडी कंपनी बनी, उसमें हमारे पास AS 14 जो है, जो हमने एक ओवरव्यू चैप्टर का नाम भी आज हमने दिया था, अकाउंटिंग फॉर अमलगमेशन ऑफ द कंपनीज अकॉर्डिंग टू AS 14। तो यहां हम AS 14 से आगे जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है वो हम इसके अकॉर्डिंगली ही करेंगे। तो आई होप कि आज जो आपको ओवरव्यू जो हमने स्टार्ट किया था, डिस्कशन स्टार्ट करी थी AS 14 की, वो शायद अब आपको समझ आ गई होगी कि अब जो AS 14 है वो 4 एक्टिविटीज में ना लग करके वो किसके ऊपर लगेगा, 3 एक्टिविटीज के ऊपर लगेगा, अमलगमेशन, अब्जॉर्प्शन, एक्सटर्नल, रिकंस्ट्रक्शन। अमलगमेशन एक सिंगल वर्ड नहीं है, अमलगमेशन के साथ ये तीनों वर्ड्स हैं, और इसका जो कॉमन बात थी वो हमारी लिक्विडेशन थी। लिक्विडेशन की वजह से ही हमने इसको अलग से किया था, और जिसके बाद हमने इसको इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का जो चैप्टर था वो अलग से किया था। आई होप कि अब आपको ये जो ओवरव्यू था AS 14 का अकाउंटिंग का ये समझ आ गया होगा, और अब हम इससे आगे जो है वो डिस्कशन जो है वो स्टार्ट